नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए अब हम अपने खास कार्यक्रम प्राइम रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पे हैं। यहाँ उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र और राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसमें कई समझौते साइन किए गए। लेकिन पीएम मोदी ने कहा भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है, सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। लेकिन इन सब के बीच वहीं मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम ने कहा कि भारत मॉरिशस की प्रगति और विकास की यात्रा से हमेशा साथ रहा, लेकिन वाराणसी पहुंचने पर मुझे या मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। मुझे खुशी है कि यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है और मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे। इस दौरान उनके वेलकम के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे, लेकिन काफिले पर फूल बरसाए गए, शंखनाद किया गया। उत्साह देखकर पीएम ने ड्राइवर से गाड़ी को लोगों के करीब ले जाने को कहा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी काफी तारीफें करी। उन्होंने कहा कि ऐसा भव्य स्वागत हमने कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से मैं और मेरी पत्नी का स्वागत किया गया वो हमारे लिए आश्चर्यजनक था। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे जॉली ग्रांट के इस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से 4:15 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी जाएंगे। हवाई सर्वेक्षण होगा, निरीक्षण होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र का। उसके बाद जब वापस आएंगे 5:15 बजे तो यहाँ SDRF में ही जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पर आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें चर्चा की जाएगी कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसको कैसे उभारा जाए, उसकी कैसे मदद की जाए। तो बड़ा कार्यक्रम है पीएम साहब का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचकर अगवानी करेंगे पीएम साहब की। उसके बाद जो है पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो शाम 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद शाम 7 बजे जो है प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। राजकुमार गुराल, प्राइम न्यूज, कोईवाला। नेपाल इस समय भीषण अशांति के दौर से गुजर रहा है। पूरा देश धुआं धुआं हो गया। सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद जेन जी ने पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। हिंसा के बाद आज हालात कंट्रोल में है, तो वहीं आर्मी ने तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा है। प्रदर्शन के बाद से ही नेपाल की सियासत में हलचल जारी है। नेपाल में नई सरकार कब बनेगी और कैसी होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि ओली के इस्तीफे के बाद जेन जी की तरफ से पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमन घिसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। कुलमन घिसिंग नेपाल के एक सिविल इंजीनियर और सार्वजनिक सलाहकार हैं। कुलमन घिसिंग का नाता सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि भारत से भी बेहद खास है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ सुप्रिया राजपूत, प्राइम न्यूज। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। दौरे के पहले ही दिन देर रात ऊंचाहार के NTPC में गोमती भवन में रात्रि विश्राम राहुल गांधी ने की थी और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उन्होंने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में उन्होंने जनता की फरियाद सुनी और पदाधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी का काफिला सीधा 12 बजे रायबरेली कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचा, जहां उन्होंने दिशा की बैठक की। दिशा की बैठक में रायबरेली के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सारे अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन इसी बीच ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे दिशा की बैठक को बहिष्कार करते हुए बाहर निकल आए और मीडिया से बात करते हुए मनोज पांडे ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। मनोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी के बिहार के दौरे पर मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई और उसको लेकर राहुल गांधी से बात की गई कि वो पूरी तरीके से देश से माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात से इतर कर दिया। इस बात से आहत होकर हमने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि जो शख्स किसी की मां का सम्मान नहीं कर सकता वो देश क्या चलाएगा। फिलहाल उसके बाद राहुल गांधी ने दिशा की बैठक की और दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी बाहर निकले और उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके ही सरकार बनाई है और बहुत जल्द ही हाइड्रोजन पंप फोड़ा जाएगा जो पूरा देश देखेगा। फिलहाल जिस तरीके से रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे थे और आरोपों का और प्रत्यारोपों का जो खेल देखने को मिला है, इससे राजनीतिक सरगर्मियां जरूर बढ़ गई हैं। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली।
राजधानी के हैदर कैनाल क्षेत्र में रह रहे करीब 7 लाख दलित और बहुजन समाज के हक हकूक की आवाज उठाने के लिए आजाद समाज पार्टी ने आज परिवर्तन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दलित समाज के करीब 10 लाख परिवारों के हक की बात की गई। ये कहा गया कि दलित बस्ती में मजदूर और गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिनको हटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल इस बस्ती के ऊपर से एलिवेटेड रोड गुजर रही है, जिसके चलते बस्ती हटाने का नोटिस दिया गया है। लोगों की मांग ये है कि विस्थापन का नियम जो है वो 10 साल से जो जिस जगह पर रह रहा है उसके मुताबिक उसे 30-30 मीटर का पट्टा आवंटित किया जाता है। उसी तरह से इस बस्ती में रहने वालों को भी इस तरह का पट्टा आवंटित किया जाए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में महिलाएं और बच्चे विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने ही उन्हें रोक लिया। यहां पर कुछ देर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। इसी दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनको आजाद समाज पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे और सरकार के विरोध में वोट करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी। पदाधिकारियों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो सड़क पर आंदोलन करेंगे। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बैठक यानी ट्रेनिंग के बाद कांग्रेस ने अपनी ट्रेनिंग आयोजन की थी, जो धार जिले के मांडू में हुई थी। अब उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है और अपनी जमीन तलाश रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि 2028 के चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगी। देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी को जनता कितना प्यार या दुलार देती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 18 से लेकर 20 सितंबर के बीच 2 दिन खजुराहो में समाजवादी पार्टी की ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश के करीब 4 दिग्गज सांसदों के साथ में 10 लीडर खजुराहो पहुंचेंगे, जो समाजवादी पार्टी के करीब 500 से ज्यादा जो लीडर हैं, यहाँ के नेता हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। ये ट्रेनिंग के बाद क्लियर हो सकेगा कि पार्टी ने किस एजेंडे पर ट्रेनिंग रखी है। लेकिन अभी तक जो निकलकर सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि पार्टी 2028 चुनाव को लिए तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो अब पूरी तैयारी के साथ अपनी यहाँ एक कार्यालय भी खोलने के लिए तैयारी है, जिसके लिए जमीन तलाश रही है और जल्द ही समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश में अपनी धमक देगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की ये गठबंधन इंडी सरकार की ये इंडी गठबंधन की सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, इनका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जनता इनके व्यवहार को बहुत अच्छे से जानती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो ट्रेनिंग करने जा रही है वो स्वागत योग्य है। उनको सरकार ट्रेनिंग में सरकार को लेकर मुखर जो आंदोलन है उसकी भूमिका तय करनी चाहिए। जनता की जनमानस की आवाज को उठाना चाहिए। इस पर भी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो समाजवादी पार्टी है वो मध्य प्रदेश में अपना कितना वर्चस्व पैदा करती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। अवैध निर्माण के खिलाफ मुख्यमंत्री का बुलडोजर निरंतर चल रहा है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA निरंतर कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में अभी 10 से 12 जगह कार्रवाई की गई MDDA द्वारा, जिसमें कि सैकड़ों बीघा जमीन को मुक्त कराया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जहां पर भी अवैध प्लॉटिंग होगी, अवैध निर्माण होगा, उसके खिलाफ बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस तरीके की कार्रवाई करेगी उससे सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि MDDA इस कार्रवाई पे कितना सक्रिय और होता है और जो भूमाफिया है वो अब कौन सा नया पैंतरा इसके लिए अपनाते हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। झांसी पुलिस और बदमाशों में कल फिर एक बार मुठभेड़ देखी गई। ये पूरा मामला झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जो कई दिनों से एक गिरोह चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वो काफी दिनों से पुलिस इनकी तलाश में थी। एक मुखबिर द्वारा पता चला कि कुछ चोर चोरी का सामान बेचने के लिए बड़ा गांव गेट बाहर
जा रहे हैं। इसको जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर राजेश पाल द्वारा में फोर्स के वहां घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद जब उनको ललकारा गया और ललकारे में 2 बदमाशों ने एक में पुलिस से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम शहंशाह बताया गया है और दूसरे का नाम जावेद बताया गया है। जावेद ने तत्काल पुलिस को गोली चलते ही सरेंडर कर दिया और शहंशाह को हॉस्पिटल चिकित्सालय इलाज के लिए भेज दिए गए। आपको बता दें काफी दिनों से ये लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एक गोदाम में इन्होंने लाखों का सामान चोरी किया था। इसकी कीमत 5 से 6-7 लाख बताई जा रही है। वहां पर स्क्रैप और एल्युमिनियम चुराया था और काफी दिनों से कई चोरियों को ये अंजाम दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने के बाद बकाया गिरोह की तलाश कर रही है। आपको झांसी पुलिस का लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आपको बता दें कि लगातार इस ऑपरेशन लंगड़े में दहशत का माहौल, बदमाशों में जो दहशत का माहौल है उस माहौल में हड़कंप मचा हुआ है। अपराधी या तो शहर छोड़ के भाग चुके हैं या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। आज जनपद जालौन में पूर्व विधायक काल पी छोटे सिंह बहरई को एक पुराने मामले में सुनाई गई सजा, जिसमें उनको दोषी करार देते हुए दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हुई है। आपको बता दें ये पूरा मामला पुराना है, 31 साल पुराना है। 30 मई 1994 को 2 सगे भाइयों की हत्या हुई थी, जिसमें आरोपी छोटे सिंह बहरई को बनाया गया था, जिसको लेकर के आज 11 तारीख को न्यायालय ने सजा सुनाने के लिए कहा था, जिसको लेकर के आज सुबह 9 बजे ही छोटे सिंह बहरई ने न्यायालय के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया। इससे पहले वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों से न्यायालय उपस्थित होने की अपील कर चुके थे। इसको देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद था। जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सारे पुलिस बल का इंतजाम कर रखा था, जिसमें 5 सीओ, 14 थाने की पुलिस, सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां मौके पर मौजूद थे। ये 1 बजे के आसपास ये सजा सुनाई गई है, जिसमें छोटे सिंह बहरई को दोहरे हत्याकांड में दोषी करार मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा MP MLA कोर्ट जिला कोर्ट उरई ने दी है। कैमरामैन वीर के साथ रविंद्र पटेल, जनपद जालौन। जनपद बागपत पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हुए 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश जो है घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। पहली घटना बागपत कोतवाली पुलिस की है, जिसमें हत्या आरोपी अनुज को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 4 सितंबर को अंकुर नामक एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें अनुज का नाम शामिल था, जिसके चलते मुठभेड़ के बाद अनुज को गिरफ्तार किया गया है। अनुज के पास अवैध हथियार तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो बिना नंबर की बताई जा रही है। इसके अलावा दूसरी घटना जनपद की बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद आरिफ नामक इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरिफ के ऊपर 2.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, हत्या, गैंगस्टर तथा दहेज के अधिनियम के मुकदमे हैं। जिस प्रकार से आरिफ को गिरफ्तार किया गया है तो जनपद में कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली गई है, पुलिस द्वारा राहत की सांस ली गई है। जिस प्रकार से लगभग 2.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे आरिफ के ऊपर थे, शातिर अपराधी माना जा रहा है। मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में जिसको गिरफ्तार किया है तो उसके पास से अवैध हथियार तथा एक अवैध मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जिस प्रकार से अलग अलग घटना में 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं जो है जनपद बागपत में एक राहत की सांस ली जा रही है। तमाम सवालों के साथ, तमाम जानकारी के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खाद की मारामारी को लेकर किसान बुरी तरीके से परेशान है। किसान खाद केंद्रों के बाहर खाद पाने की आस लेकर सुबह से शाम तक लंबी लाइनों में लगता है। इसके बाद भी उसे समय पर खाद नहीं मिल पाती। बेबस किसान कभी हाईवे जाम करता है तो कभी उनका खाद केंद्रों के बाहर हंगामा देखने को मिलता है। हालांकि अब जिला प्रशासन ने किसानों की तमाम सारी समस्याओं को संज्ञान में लिया है और इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अब जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कल ही यहाँ के DM घनश्याम मीणा ने कुरारा क्षेत्र के कई खाद केंद्रों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के दौरान संबंधितों को DM ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। DM के आदेशानुसार आज सरीला तहसील के SDM ने अब मंडी सचिवों के साथ एक जरूरी बैठक की है और बैठक करने के बाद आज SDM ने मंडी सचिवों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराई जाए, किसानों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए तमाम सारे जो जरूरी दिशा निर्देश है वो SDM ने मंडी सचिवों को दिए हैं। ब्रजेश ओझा, प्राइम न्यूज, हमीरपुर। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रायबरेली रोड के पास चाय की दुकान पर बैठे
दो युवाओं के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए और जमकर दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और पुलिस का पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अरविंद यादव, प्राइम न्यूज, अमेठी। कुशीनगर जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 21 दिन के एक मासूम बच्चे को एक आतंकी बंदर ने मां की गोद से छीनकर 11 जगह काटा है और घायल कर दिया है। जहां मां ने बीच बचाव के लिए बंदर से लड़ गई तो मां को भी बंदर ने काटकर घायल कर दिया है। आपको बता दें कि ये घटना फाजिल नगर क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को सूचना भी दिया है कि गांव में बंदर का दहशत फैला हुआ है, लेकिन वन विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। जहां बच्चे और मां को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। इलाज के बाद गोरखपुर से बच्चे को और उसकी मां को डॉक्टरों ने लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया है, जहां इलाज चल रहा है। हम बता दें कि इस आतंक से क्षेत्र में काफी दहशत फैली हुई है। उमेश साहनी, प्राइम न्यूज, कुशीनगर। लंबे समय के बाद जनपद एटा को 2021 में एक बड़े मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, जो कि जहां एटा पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वंचित था, उसको शासन द्वारा एक बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया गया था, जिसके चलते 2021 में पहला बैच आया और तब से लेकर आज 2025 तक लगातार यहाँ इलाज होते हैं और मरीजों को बाकायदा संतुष्ट होकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज को शासन द्वारा पोस्टमार्टम की भी अलग से व्यवस्था की गई थी, जो कि अमूमन उत्तर प्रदेश के हर एक मेडिकल कॉलेज में एक पोस्टमार्टम अलग से दिया जाता है, जो कि एटा को भी मिला। एटा में इस समय हम मौजूद हैं वीरांगना अवंतीबाई लोधी सुशासन मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पर। आप तस्वीरों से देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक पोस्टमार्टम हाउस बनाया हुआ है, जो कि निरंतर जब से उद्घाटन हुआ है 2021 से लेकर अब तक यहाँ पर इसमें ताला लटका हुआ है। और अगर अंदर की बात की जाए तो जब खिड़कियों से झांक के देखते हैं तो जो यहाँ मलबा है, कचरा है, वो सारी चीज़ें इसमें अभी भी पड़ी हुई है। क्या वजह है कि अब तक लेकर के पोस्टमार्टम हाउस को यहाँ क्यों नहीं चालू कराया जा रहा है? हालांकि जानकारों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों से कि जो मेडिकल कॉलेज इस पोस्टमार्टम हाउस को किसी अन्य दूसरी जगह वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। सवाल बड़ा ये है कि अगर शासन द्वारा पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में की जाती है तो अभी तक पोस्टमार्टम हाउस को क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? फिलहाल इससे पहले अगर देखा होगा तो हाथरस में जिस तरह से जो भगदड़ हुई थी सत्संग के दौरान, उस समय लगभग 122-121 लोगों की लगभग मौत हुई थी, जो कि एटा में काफ़ी संख्या में वहां से डेड बॉडीज आई हुई थी। तो जो पुराना पोस्टमार्टम हाउस है वहां व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई, जिसके चलते परिजन और डेड बॉडीज की रखने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। फिलहाल अगर ऐसे में इस पोस्टमार्टम हाउस को चालू किया जाता है तो कई सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो कि छोटे से पोस्टमार्टम हाउस की जगह और जो शासन द्वारा दिया गया है वो यहाँ पर मरीज के तीमारदारों को सहूलियत मिल सकती है। और जिस तरह से जो शव होते हैं वो 1 या 2 शव रखने की या 5 या 6 शव रखने की अभी तक जो पुराना पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ फ्रिज बनाए गए हैं, जिसकी मुकम्मल व्यवस्था है। ऐसे में अगर बड़ी बात की जाए, अगर शहर में बड़ी घटनाएं होती हैं तो शवों के बंदोबस्त के लिए छोटी सुविधाएं होती हैं, जिसके चलते इतने बड़े पोस्टमार्टम हाउस में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जनपद एटा को अभी तक इसका ताला नहीं खोला गया है, जो कि एक पोस्टमार्टम हाउस मेडिकल कॉलेज का अभी तक मुर्दों का लगातार इंतजार कर रहा है। एटा से कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार, प्राइम न्यूज।